कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान लेसन नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें अपन ने पहले 2 बिंदु क्लियर कर चुके हैं। पहला इसमें आज का जो बिंदु है वो है उत्पाद की पहचान। जो उत्पादन होता है चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक में हो, द्वितीयक में हो, चाहे तृतीयक क्षेत्रक में हो, उसकी पहचान कैसे करें। तो एक शब्द है यहाँ पर अंतिम उत्पाद। मान लो जैसे कि गेहूं है और गेहूं के अंतर्गत गेहूं से बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन उसे अंतिम उत्पाद किसे कहेंगे। जैसे एक बिस्किट का उदाहरण इसमें दिया है। बिस्किट है तो गेहूं के आटे से बनता है। अब इसमें अन्य चीजें भी मिल गई। गेहूं का आटा लिया, उसमें चीनी मिलेगी और चीनी के बाद में बिस्किट तैयार होगा। तो ये पहचान के रूप में ये पहचान होगी कि अंतिम उत्पाद इसमें 3 चीजें मिली, गेहूं मिला, चीनी मिली और बिस्किट तैयार हो गया। अंतिम उत्पाद कौन सा हुआ? बिस्किट हुआ। हमारे सामने जो चीज है वही अंतिम उत्पाद हुआ। ऐसे ही गन्ने का है, गन्ना है, गन्ने को पिला करके रस बनाते हैं, रस बना करके गुड़ या चीनी बना देते हैं, तो अंतिम उत्पाद क्या हुआ? चीनी या गुड़ हुआ। दूसरा बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तीनों क्षेत्रकों की आय को मिलाकर के वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य ज्ञात किया जाता है उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बोर्ड में प्रश्न आता है कभी कभी कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो एक वर्ष के अंतर्गत तीनों क्षेत्र जानते हो आप, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों क्षेत्रकों की कुल आय को मिलाकर के जो आय बनती है उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अब उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बड़ा महत्व है। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का बड़ा महत्व है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है और वाणिज्य की सहायक क्रियाएं इसमें बहुत बड़ा महत्व निभाती है। इनका बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंतर्गत जो तृतीय क्षेत्रक है उसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, गोदाम, ये सब के सब इसकी सहायक क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है बोर्ड की दृष्टि से 3 नंबर का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का महत्व समझाइए। महत्व क्यों है इसका? तो इसका महत्व के 4 बिंदु दिए हैं कि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, क्यों है कि बुनियादी सेवाओं का दायित्व सरकार उठाती है नंबर 1। जैसे संचार है तो टेलीफोन की लाइनें हैं, तार बिछाना है, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सड़क है, गोदाम है, यातायात है, रोड सरकार बनाती है। यानी जितनी भी बुनियादी जो सेवाएं हैं उनका और दायित्व सरकार उठाती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र ज्यादा और महत्वपूर्ण है। दूसरा है कृषि और उद्योग के विकास में सहायक है। यानी कृषि और जो उद्योग है अर्थात प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है वो उसके लिए तृतीय क्षेत्र का बड़ा महत्व है। तृतीय क्षेत्र के बिना ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो अधूरे हैं, उनका काम नहीं चल सकता। आय में वृद्धि होती है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। तृतीय क्षेत्र संचार है, छोटे छोटे पीसीओ हैं, टेलीफोन की सुविधाएं हैं, टेलीफोन को सुधारने वाले हैं, यानी विस्तार होता है। पर्यटन भी इसमें आता है, लोग आते हैं वहां पर और रुकते हैं, उनका सारा खाना पीना वगैरह सब। सूचना व संचार यानी नवीन सेवाओं का विस्तार भी इसके अंतर्गत होता है। देखिए आज ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार किस क्षेत्र में मिला हुआ है, अर्थात लोगों का नियोजन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है, तो आज भी उत्तर एक ही होगा, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है। और ये प्रश्न पूछ लिया जाए
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्रक और का भविष्य उज्जवल है, तो इसका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्रक का। किसका होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार तो कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है, लेकिन ये पूछा जाए कि भविष्य किसका उज्जवल है, तो वह है तृतीयक क्षेत्रक का। क्यों? कि जो कृषि में जो नियोजन है, कृषि में जो लोग हुए हैं उसमें लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी बेरोजगारी है। तो इसमें एक प्रश्न आया है, ये प्रश्न बनता है अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तीनों एक ही नाम है। चाहे अल्प कहो, चाहे खुली कहो, चाहे प्रच्छन्न कहो, यानी ये किसे कहते हैं? खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखो, किसी भी कार्य में संलग्न व्यक्ति, कोई भी काम हो और उसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, यदि उनको हटा दिया जाए आवश्यकता से अधिक को, तो भी उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण है कृषि, और ये अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। मान लो एक किसान के पास में एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है और घर परिवार में 10 लोग हैं। अब वो 10 लोग ही उस खेत में काम कर रहे हैं और उसमें 20 मण गेहूं पैदा होता है। उन 10 की जगह पर यदि 8 को हटा दिया जाए और 2 लोग भी कर सकते हैं उस खेत का काम, तो वो छिपे हुए बेरोजगार कितने हो गए इसमें? बताइए कितने हो गए? अरे परिवार में 10 लोग थे, वो 10 लोग उसमें लगे हुए हैं खेती में, ठीक है। यदि 8 को अपन हटा दें तो 2 लोग भी कर सकते हैं उसका, तो उसमें छुपे हुए बेरोजगार कितने हो गए? 8। क्यों? 2 ही कर लेंगे काम। तो यहाँ पर पर्यवसान बताया मैंने आपको, आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों से है, उनको हटा दिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 आदमी उस काम को कर लेंगे, बाकी 8 अन्य काम को कर लेंगे। तो ऐसे ही अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सेदारी के चार्ट आपकी पुस्तक में है। उस पुस्तक में से इन चार्टों को और अपन को अपनी कॉपी में उतार करके आंकड़े याद करने हैं। यह अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में आंकड़ों के बिना और उत्तर ठीक नहीं लगता, इसलिए ये अपना ये आज का बिंदु था। नेक्स्ट बिंदु जो चलेगा अपना वो चलेगा, और संगठन से संबंधित अर्थात अर्थशास्त्र के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जिसको अपन हिंदी सादा भाषा बोल सकते हैं, वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, तो ये ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।